आपका बुद्ध और मसीह ने सब कुछ अलग तरीके से देखा, लेकिन इससे बौद्धों और ईसाइयों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग हैं। कभी कभी ये समझना इतना मुश्किल होता है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए। एक आदमी जिसने दूसरी ग्रह पर 3500 साल बिताए पृथ्वी पर आता है, लेकिन कोई भी उसे विश्वास नहीं करता। दिन के मध्य में न्यूयॉर्क के केंद्रीय रेलवे स्टेशन पर एक बिना पैरों वाला भिखारी एक आदमी को देखता है जो जैसे कहीं से अचानक प्रकट हुआ हो। एक आदमी काले चश्मे में भीड़ के बीच खड़ा है और शांति से सभी को देख रहा है। इस समय एक महिला की चीख सुनाई देती है जिसकी बैग छीन ली गई है। एक आदमी महिला को उठने में मदद करता है। जब पुलिस वाले आते हैं, वे तय करते हैं कि यह उसने किया। हालांकि बेघर विकलांग व्यक्ति का कहना है कि हमलावर भाग गए। आदमी से उसके टिकट और सामान के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वह यह सुनिश्चित करता है कि उसे न तो यह चाहिए और न ही वह, और चश्मे को उतारने से मना कर देता है क्योंकि इस ग्रह पर बहुत रोशनी है। पुलिस अजीब यात्री को ले जाती है, जबकि विकलांग व्यक्ति यह सुनिश्चित करता है कि वह आदमी बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म से नहीं आया। आखिरकार उसे मानसिक अस्पताल में डाल दिया जाता है। इस दिन डॉक्टर मार्क पावेल किसी कारणवश नए मरीज पर ध्यान देता है जिसे क्लिनिक में भर्ती किया जा रहा है। वह अपनी फाइल दिखाने के लिए कहता है और ध्यान देता है कि उसे न तो मस्तिष्क की चोट है, न ट्यूमर, न ही मिर्गी, लेकिन उसके पास अमनेशिया है। वह खुद को इंसान नहीं मानता और दावा करता है कि वह एक अन्य ग्रह से आया है और उसकी फाइल में न तो नाम है और न ही किसी तरह की तलाश के लिए अनुरोध। आदमी खुद को प्रोट कहता है और बताता है कि वह बीमार नहीं है, हालांकि वह अपने ग्रह कापेक्स के लिए नॉस्टैल्जिया महसूस कर रहा है जो कि लिरा नक्षत्र में स्थित है। वह पृथ्वी पर प्रकाश की ऊर्जा की मदद से पहुंचा जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, और हालांकि आइंस्टीन ने इस क्षेत्र में काम किया लेकिन उसके निष्कर्ष गलत थे। डॉक्टर उसकी अंग्रेजी पर उत्कृष्ट पकड़ को नोट करता है और प्रोट अचानक दूसरी भाषा में तीखा हमला बोलने लगता है। अंग्रेजी बहुत मुश्किल नहीं है, नित्य कहने का प्रयास करें, नित्य एट्यू। और वह समझाता है कि यहाँ वह एक इंसान की तरह दिखता है जबकि अपने ग्रह पर उसका रूप अलग है। बातचीत के बाद प्रोट सामान्य कमरे में जाता है जहाँ मरीज अपना फुर्सत का समय बिताते हैं। शुरुआत में वे आदमी के प्रति सतर्क रहते हैं, लेकिन वह अपनी ग्रह के बारे में बताता है जो पृथ्वी से कहीं बड़ा है और जिसमें 7 चांद हैं। डॉक्टर घर जा रहा है जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसका स्वागत करते हैं, हालांकि वह लगातार अजीब मरीज के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वह अपने सहयोगियों को प्रोट के साथ कल की बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसका इलाज कैसे और किससे करना है। मार्क प्रोट के साथ बातचीत फिर से शुरू करता है, जो किसी कारणवश फल को छिलके के साथ ही खा रहा है और कापेक्स ग्रह के बारे में ऐसी जानकारी देता है कि डॉक्टर नहीं जानता कि क्या सोचे, क्योंकि उसके अनुसार ग्रह के निवासी बहुत अनिच्छा से यौन संबंध बनाते हैं क्योंकि इससे अप्रिय और यहाँ तक कि घिनौने भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और इस बारे में बात करते हुए प्रोट एक नोटबुक निकालता है क्योंकि उसे यात्रा किए गए ग्रहों की विशेषताएं नोट करनी चाहिए और मानव संबंधों का यह पहलू पहले उससे किसी तरह छूट गया था। बातचीत के बाद प्रोट एक मरीज से मिलने की कोशिश करता है जिसका नाम बेज है, जो आग के बाद से बचपन से क्लिनिक में रह रही है। दूसरी मरीज डोरिस कमरे से बाहर जाने से इनकार कर देती है, हालांकि प्रोट को बताती है कि वह पागल नहीं है बल्कि रोमांटिक है। इस बीच डॉक्टर प्रोट की आंखों की जांच कर रहे हैं जो वास्तव में प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं। मार्क खिड़कियां बंद करता है और रोशनी बंद कर देता है और प्रोट आखिरकार अपने चश्मे को उतारता है। वह कापेक्स के निवासियों के बारे में बताना जारी रखता है जो परिवार नहीं बनाते और उनके बच्चे समाज द्वारा पाले जाते हैं। वहां न तो कोई सरकारी संस्थाएं हैं और न ही दंडात्मक संगठन, क्योंकि निवासी अच्छे के सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। बाद में घर पर मार्क अपनी बहन के पति स्टीव से, जो एक वेधशाला में काम करता है, प्रोट के लिए वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक आयोजित करने के लिए कहता है। वह यह साबित करने की उम्मीद करता है कि ऐसी कोई ग्रह नहीं है और इसके लिए वह खगोल शास्त्र पर एक प्रश्नावली तैयार करने के लिए कहता है। क्लिनिक में पहुंचकर डॉक्टर मरीज हावी पर ध्यान देता है जो खिड़की के पास बैठा है, और मार्क के सवाल पर वह बताता है कि प्रोट ने उसे खुशी की नीली चिड़िया खोजने का आदेश दिया है और अगर हावी उसकी 3 जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो वह ठीक हो जाएगा। बाद में डॉक्टर प्रोटेज को मरीज एर्नी के साथ बातचीत करते हुए पाता है जो हवा में सांस लेने से डरता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि यह खतरनाक नहीं है। डॉक्टर गुस्सा हो जाता है क्योंकि मरीजों से यह वादा नहीं किया जा सकता कि वह उन्हें ठीक कर सकेगा, लेकिन आदमी को यकीन है कि हर जीव खुद को ठीक कर सकता है। कम से कम कापेक्स में इस बारे में हजारों सालों से जानते हैं, और अगर मार्क असली डॉक्टर है तो उसने अब तक इन सभी लोगों का इलाज क्यों नहीं किया। और फिर वह स्टीव के सवालों के जवाब लिखे हुए एक पन्ना उसे देता है, यह उम्मीद करते हुए कि ये मार्क को संतुष्ट करेंगे। बाद में निराश स्टीव कहता है कि उसने कापेक्स ग्रह के स्थान का बिल्कुल सही वर्णन किया है जो हाल ही में खोजा गया था। जल्द ही मार्क एक व्यक्ति को प्रसिद्ध खगोलज्यों के साथ मिलने ले जाता है जो उसकी उत्तरों की सटीकता से हैरान रह जाते हैं। विशेष रूप से उन्हें कापेक्स ग्रह की सही भौतिकीय पथ की गणनाएं उसकी ड्वेल सिस्टम लिरा में देखकर आश्चर्य होता है, लेकिन यह जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और यह दुनिया भर में केवल कुछ लोगों को ही पता है। आपको यह कैसे पता? यह हर कापेक्स निवासी जानता है।
जैसे कि इस धरती पर कोई भी बच्चा जानता है कि आपका ग्रह सूरज के चारों ओर घूमता है। इस बीच हावी क्लिनिक में वह खिड़की के पास जाता है और अचानक एक नीली चिड़िया देखता है। उसकी चीख पर मरीज और स्टाफ इकट्ठा हो जाते हैं। पूरी अस्पताल में खुशी का माहौल है, लोग चिल्ला रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। मार्क भी शोर पर आता है और आश्चर्य से खिड़की के बाहर एक सामान्य नीली जंगली चिड़िया देखता है, लेकिन यह सोचता है कि यह कितनी बदलाव लेकर आई है उसके मरीजों के लिए। एकांतवासी डोरिस कमरे से बाहर आई और हमेशा चुप रहने वाली बिस ने बोलना शुरू किया। कुल मिलाकर बदलाव फायदेमंद रहे। और बाद में प्रोट मार्क को समझाता है कि वह एक व्यक्ति को ले जा सकता है और जब वह लौटेगा तो सबसे योग्य व्यक्ति का चयन करेगा। यह 25 जुलाई को सुबह 5:51 पर होगा। मार्क इस तारीख की इतनी सटीकता से चिंतित है और यहाँ तक कि सपने में भी सोचता है कि इस तारीख का क्या मतलब है। वह उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनता है और अंततः समझता है कि ठीक 5 साल पहले 27 जुलाई को प्रोट के साथ कोई नाटक हुआ था। अगले दिन मार्क का परिवार अपने घर में एक आदमी का स्वागत करता है, ये उम्मीद करते हुए कि पारिवारिक माहौल में वह किसी तरह से खुद को प्रकट कर सकेगा। शुरुआत में प्रोट शांत रहता है, लेकिन अचानक जब वह कुत्ते को देखता है वह उसकी ओर दौड़ पड़ता है। कुत्ता, जिसे कभी किसी ने पसंद नहीं किया, अचानक उस आदमी की बाहों में कूद पड़ता है और वह अचानक भौंकने लगता है जैसे वह कुत्ते से बात कर रहा हो। और फिर वह उसकी इच्छा को बताता कि बच्चे उसके पसंदीदा जूते को छुपाना बंद करें और वह बाएं कान से भी अच्छी तरह नहीं सुनती, इसलिए उसके पास चुपके से मत जाओ। बाद में वह बगीचे में टहलता है, बच्चों के साथ खेलता है और फूलों की सुंदरता का आनंद लेता है। घर में प्रवेश करते ही वह तस्वीरों को देखता है और यह जानकर कि तस्वीर में मार्क का पहला विवाह से बेटा है, डॉक्टर की पत्नी से परिवार के महत्व के बारे में बात करता है क्योंकि कैपेक्स में वे नहीं हैं। फिर से आंगन में बाहर आते ही आदमी लड़की को झूले पर झुलाने लगता है और डॉक्टर देखता है कि वह ऐसा कर रहा है जैसे यह कभी उसका सामान्य काम रहा हो। प्रोट एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करता है जब तक कि घास की सिंचाई प्रणाली चालू नहीं होती। यहाँ ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने बदल दिया है। वह मार्क की बेटी को पकड़ लेता है और उसे धाराओं से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान पानी के खतरे के बारे में चिल्लाता है। आसपास के लोगों को उसे शांत करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही पानी बंद होता है प्रोट तुरंत चुप हो जाता है। मार्क अपनी बॉस क्लॉडिया विलार्ड्स को जो हुआ उसका वर्णन करता है। प्रोट सच में उसकी बेटी को किसी भयानक चीज से बचाने की कोशिश कर रहा था। लगता है जो घटना उसे तोड़ गई वह पानी से संबंधित थी। हालांकि उस दिन प्रोट गायब हो जाता है और अन्य मरीजों का कहना है कि वह ग्रीनलैंड गया है ताकि अपनी रिपोर्ट पूरी कर सके, लेकिन वह जल्द ही लौटेगा। आदमी को पूरे क्लिनिक में खोजा जा रहा है लेकिन उसे नहीं मिल रहा है और केवल 3 दिन बाद वह अचानक बगीचे में मिल जाता है। गुस्से में मार्क उस आदमी को गहरे हिप्नोसिस की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करता है और सत्र के दौरान प्रोट अपने दोस्त के पिता के ताबूत को याद करता है जो उस जगह पर मरा था जहां गायों को मारते हैं। मार्क उससे थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कहता है। वह शांत हो जाता है और बताता है कि जब उसका दोस्त बीमार था तब उसके पिता ने एक टेलीस्कोप खरीदा और हर शाम उन्हें नक्षत्रों के बारे में बताते थे, लेकिन अब दोस्त उसे बुलाता है जब कुछ बुरा होता है और यहाँ आदमी चिंतित होने लगता है और डॉक्टर उसे नींद से बाहर लाता है। बाद में वह सचिव से अमेरिका में सभी बोइन के पते जानने के लिए कहता है, बड़े शहरों को छोड़कर जहां सितारे नहीं दिखते। इस बीच हॉवे मरीजों को एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव देता है ताकि प्रोट उन्हें पढ़कर तय कर सके कि किसे अपने साथ ले जाना है। वह फिर से हिप्नोसिस का सत्र करता है। इस बार वह इतनी दूर नहीं जाता और अपने दोस्त को देखता है, लेकिन नाम बताने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन वह साल बताता है 1985। प्रोट बताता है कि उसके दोस्त की उम्र 17 साल है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बच्चे की उम्मीद कर रही है। मार्क उससे 2 हफ्ते आगे जाने के लिए कहता है और वह बताता है कि अब किन्याये साल है और इस बार उसका दोस्त उसे बिना किसी उद्देश्य के बुला रहा है। दोस्त हथौड़ा, यानी वह जो गायों को सिर पर मारता है ताकि वे विरोध न करें। उसके पास एक छोटा सा घर है, पेड़ और एक नदी है। वह साड़ी से शादीशुदा है और उनकी एक बेटी है, रेबेका। सत्र के बाद डॉक्टर को बताया जाता है कि हॉवे ने अर्नी को लगभग गला घोंट दिया। मार्क मरीज के पास जल्दी पहुंचता है और उसे एक शांत प्रबुद्ध व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि हॉवे ने उसे प्रोट के आदेश पर गला घोंटा। बात यह है कि जब वह जीवन में वापस आया तो उसने समझा कि सब चीजों से डरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मौत हमेशा पास होती है और इंसान इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। अब अर्नी आराम से पेट के बल सो सकता है, हड्डियों वाली मछली खा सकता है और सबसे बड़ी गोलियां निगल सकता है। वास्तव में उसे बेहतर महसूस हुआ। हॉवे भी इस बात से खुश है कि उसने अपने साथी को ठीक किया। प्रोट का एक और पूरा किया गया काम और वह भी ठीक हो जाएगा। मार्क लगातार प्रोट के मामले के बारे में सोचता है और सत्र जारी रखता है। एक दिन वह 27 जुलाई की तारीख बताने का फैसला करता है, लेकिन वह उसे यकीन दिलाता है कि वह कैपेक्स में मशरूम इकट्ठा कर रहा है। लेकिन अचानक वह अपने दोस्त की आवाज सुनता है और जल्दी से जमीन पर जाता है। वह उसे नदी के पास देखता है। वह कपड़े उतारता है क्योंकि वह जाना चाहता है, क्योंकि उसने कुछ भयानक किया है।
सारा और रेबेका का नाम सुनते ही प्रोट को गुस्से का दौरा पड़ जाता है। मार्क को उसे हिप्नोसिस से बाहर निकालना पड़ता है। बाद में डॉक्टर घर जा रहा होता है और अचानक उसके जेब से प्रोट से लिया गया पेंसिल का टुकड़ा गिर जाता है। मार्क उस पर लिखी हुई संख्याओं को पढ़ता है और उन पर आधारित जगह को ढूंढता है जहां उसे खरीदा गया था। वह शहर का नाम निकालता है और एक 5 साल पुरानी 28 जुलाई की अखबार में एक लेख पाता है जिसमें रॉबर्ट पोर्टर के परिवार में हुई त्रासदी के बारे में बताया गया है। डॉक्टर उस छोटे शहर की ओर दौड़ता है और शेरिफ मार्क को पोर्टर के पुराने घर में ले जाता है और भयानक त्रासदी के बारे में बताता है। तब यहाँ एक परिवार रहता था, मवेशियों का कसाई रॉबर्ट, उसकी पत्नी सारा और बेटी रेबेका। कहानी सुनाते समय मार्क जैसे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हो। जब रॉबर्ट काम पर था तब उनके घर में एक पूर्व कैदी घुस आया। सब कुछ एक साधारण डकैती के रूप में शुरू हुआ और फिर अपराधी ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया, जिसके बाद उसने दोनों को मार डाला। पोर्टर घर लौटा और अपराधी को अपराध स्थल पर पकड़ लिया। उस आदमी ने अपराधी की गर्दन को जैसे एक टहनी की तरह तोड़ दिया और फिर नदी की ओर बढ़ा और पानी में कूद गया। शरीर नहीं मिला, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। मार्क इस कहानी से इतना प्रभावित होता है कि वह आंसू रोक नहीं पाता और शेरिफ उसे नदी दिखाते हुए कहता है कि वह पाए गए व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखने की कोशिश करे, क्योंकि वह पहले ही बहुत दुख झेल चुका है। मार्क घर लौटता है और अपने परिवार को देखते हुए उसे गहराई से समझ में आता है कि यही वह मुख्य कारण है जिसके लिए जीना चाहिए। इस बीच क्लिनिक के मरीज प्रोट के जाने के सम्मान में एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वह भाग्यशाली व्यक्ति कौन है जो कैपेक्स जा रहा है। हावी रचनाएं इकट्ठा कर रहा है जबकि मार्क प्रोट को एक पेय के साथ विदाई दे रहा है। वह सलाह देता है कि उसे अपने परिवार से अधिक मिलना चाहिए और बेटे को त्योहार पर बुलाना चाहिए। उसने जाना कि पृथ्वी के सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कैपेक्स पर ऐसा नहीं है। अगर वह वापस नहीं आया तो कोई भी उसकी याद नहीं करेगा। प्रोट को बस रिपोर्ट खत्म करनी है, लेकिन उसने अपना पेंसिल खो दिया है। मार्क उसे अपनी कलम देता है और उसकी फोटो दिखाते हुए यह साबित करने की कोशिश करता है कि यही वह है, लेकिन वह इसे मानने से इनकार कर देता है। इस बीच सेल सीधे सवाल पूछता है, यह जानने के लिए कि प्रोट किसे अपने साथ ले जाएगा, और वह घोषणा करता है कि जो सबसे पहले सो जाएगा उसे एक अतिरिक्त अंक मिलेगा। लोग कमरों में भाग जाते हैं और प्रोट हावी को आखिरी काम देता है, यहाँ रहना और हर चीज के लिए तैयार रहना। थका हुआ डॉक्टर घर लौटता है, जहाँ वह सोफे पर सो जाता है ताकि प्रोट द्वारा निर्धारित समय को न चूक सके। रात हो जाती है, अस्पताल सो जाता है और केवल प्रोट बिस्तर पर बैठा होता है। सुरक्षा गार्ड तनाव में मॉनिटर के स्क्रीन पर देख रहे हैं और बहस कर रहे हैं क्या वह उड़ान भरेगा या नहीं। नियुक्त समय नजदीक आता है, लेकिन डॉक्टर देर कर रहा है। सूरज उगता है, मार्क सीढ़ियों पर दौड़ता है, जबकि एक आदमी चश्मा उतारता है, उसे मेज पर रखता है और इसी पल में कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। सूरज की किरणें प्रोट की पूरी वार्ड को रोशनी से भर देती हैं। जब डोरिस कमरे से बाहर निकलती है और डॉक्टर को समय पर वार्ड में पहुंचने में बाधा डालती है। जब वह आखिरकार वहां दौड़ता है तो वह एक खाली कमरे को देखता है और फिर बिस्तर के नीचे बेहोश आदमी को पाता है। उसे स्ट्रेचर पर गलियारों से ले जाया जा रहा है, लेकिन आसपास के लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं और फिर खबर आती है कि बेस अपने कमरे से गायब हो गई है। तो प्रोट ने उसे चुना क्योंकि उसकी रचना में लिखा था कि उसके पास कोई घर नहीं है। कुछ समय बाद डॉक्टर प्रोट को कुर्सी पर ले जा रहा है। आदमी बोल नहीं सकता और हिल नहीं सकता, लेकिन मार्क को लगता है कि वह सब कुछ सुन रहा है और समझ रहा है, और इसलिए डॉक्टर उसे बताता है कि हावी पुस्तकालय में काम करता है और एर्नी एक संकट मनोवैज्ञानिक बन गया है। बस बांस को अभी तक नहीं ढूंढा गया है। जब मार्क रॉबर्ट से पूछता है कि क्या वह जानता है कि वास्तव में 27 जुलाई को क्या हुआ, तो वह बस रहस्यमय तरीके से मुस्कुराता है और मार्क वादा करता है कि वह सिर्फ उतना ही इंतजार करेगा जितना जरूरी है, और जब वह सक्षम होगा तो अपनी रहस्य को खोल देगा। बाद में एयरपोर्ट पर डॉक्टर मार्क और उसका बड़ा बेटा मिलते हैं ताकि यह याद कर सकें कि वे एक दूसरे के लिए सबसे करीबी लोग हैं। और बैकग्राउंड में प्रोट की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कैपेक्स में बहुत पहले ही समझ लिया गया था कि ब्रह्मांड फैलता है और सिकुड़ता है और फिर से फैलता है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा और सब कुछ हमेशा दोहराया जाएगा। इसलिए गलतियों को सुधारना जरूरी है, क्योंकि दूसरा मौका बस नहीं मिलेगा। चलो हम इस बारे में सोचते हैं कि फिल्म के अंत को कैसे समझा जाए। एक काल्पनिक विकल्प है जिसमें विदेशी ने पृथ्वी छोड़ दी, पोर्टर का शरीर छोड़कर, और बेस के शरीर में प्रवेश कर गया, इस तरह से उसे अपना घर खोजने में मदद की। वास्तविकता में अंत ये कहता है कि बीमार आदमी का मस्तिष्क बस मर गया और लड़की मिथकीय खुशी की तलाश में भाग गई।